दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं मन की ऊर्जा का दुरुपयोग की वजह से हैं। और अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ लें तो हम अपने जीवन को काफ़ी आसान और एक कामयाब जीवन बना सकते हैं। और आज की ये वीडियो पूरी सुनने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझ के अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। क्या आप मानते हैं कि ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बना सकता है? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए कि मनुष्य में अहंकार ना आए? शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में मन है क्या, वॉट इज़ माइंड, और इसमें कौन कौन सी शक्ति है। मन यानी कि हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो एक सॉफ्टवेयर है। और मगज यानी कि हमारा ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो वो एक हार्डवेयर है। मगज एक भौतिक चीज़ ही जैसा है। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, हाउ डज़ द माइंड वर्क, और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई बार मन की इस शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। इस वीडियो के ज़रिए हमने मन और उसकी शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, मन के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइंड के बारे में बात शुरू करते हैं। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि ये तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है, या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो भाग हैं, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता है। यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाता है और अब तो वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज़ बरोज़ की सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम यहाँ चेतन मन के कार्य और उनकी शक्ति के बारे में बात करेंगे।
तो आइए जानते हैं कि चेतन मन के कार्य कौन से हैं। सेंसेशंस पर नियंत्रण। हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट। चेतन मन को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारे शरीर को हमारी इच्छा मुताबिक इधर उधर कर सकते हैं। ये हिलना डुलना हमारा चेतन मन का ही कार्य है। थॉट्स। विचार करना, ये एक चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। तर्क करना, लॉजिक। कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना, जैसे कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क जो हैं ये चेतन मन ही करता है। एनालिसिस। किसी भी चीज़ का एनालिसिस चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। चेतन मन ही किसी भी चीज़ की व्याख्या करता है। चेतन मन से सही अपॉर्चुनिटी का जानना संभव होता है। सही और गलत की परख मतलब जजिंग। क्या सही है और क्या गलत है, ये चेतन मन पर ही होता है। डिसीजन मतलब निर्णय। सच गलत जानने के बाद सही निर्णय लेना, ये भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। अमल करना मतलब एक्शन। एक बार निर्णय लेने के बाद उसका अमल करना चेतन मन से ही होता है। किसी भी चीज़ का चयन, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन ही तय करता है। इच्छा मतलब डिज़ायर। किसी भी चीज़ के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन का ही कार्य है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अवचेतन मन के द्वार पर पहरेदारी देता है चेतन मन। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता है और ऐसे खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में ना जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदना, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा काबू हमारे चेतन मन के पास होता है, और जब हम सो जाते हैं तब ये काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्सेस। अवचेतन मन की ये शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ी से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान हैं। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं: रजिस्टर, रिस्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। आगे के चरण पर हम याद शक्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो काफ़ी मददगार रहेगा। अगला काम जो अवचेतन मन करता है, अंतरात्मा की आवाज़। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि ये काम गलत है। भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल ज्ञान। हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। ये त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नॉस्ट्रैडमस इतना प्रसिद्ध हुआ। EQ यानी कि इमोशनल क्वोशेंट, भावना का गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम EQ के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, पर इनमें EQ उच्च नहीं था। इन सब ने आत्महत्या की थी। EQ बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। भावनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक भावनाएं और दूसरी नकारात्मक भावना। प्रेम, दया, क्षमा, कृतज्ञता, प्रफुल्लता, फेथ, टॉलरेंस,
करुणा, ये सब सकारात्मक भावनाएं हैं। और डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, निर्दयता, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। अवसर खड़े करना, हमारा अवचेतन मन हमारे लिए अवसर क्रिएट करता है। विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। जब भी आप किसी गफलत में पड़ने वाले हों तो निर्णय आप अवचेतन मन पर छोड़ दें। ये आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट लाएगा। मेंटल क्लॉक, दोस्तों हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूँ कि मुझे इतने समय पर उठा देना, और मन बिना देरी किए उठा देता है। मेंटल कैलेंडर, मित्रों अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख ज़रूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। आपको कोई गोल किस वर्ष प्राप्त करना है, सबका लिखित लेखा जोखा होना चाहिए। हीलिंग पावर, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है दोस्तों जिसने लगातार नकारात्मक सोच रख कर अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था, और कैंसर भी इतना भयानक कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। बाद में उसने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था यू कैन हील योरसेल्फ। पढ़कर वो पूरे प्रोसेस को समझ गया और अपने एहसास और भावनाओं को बदला उसने। फिर 2 महीने बाद कैंसर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया, और ये बात देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। दोस्तों इससे ये बात तो क्लियर है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकती है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकती है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका अब इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वो रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। चुंबकीय शक्ति मतलब अट्रैक्शन, हम सभी एक चुंबक हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज़ को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती गई और राम को वहाँ जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचें। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचें, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचें। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे, ये हर हाल में होंगे ही। पेन कंट्रोल, शरीर के किसी भी अंग पर दर्द का काबू हमारे अवचेतन मन के पास ही है। निजी भगवान, दोस्तों हर धर्म में भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा और मार्गदर्शन। ये सब अवचेतन मन हमें देता है, इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ति का निजी भगवान कह सकते हैं। अपार सर्जन शक्ति, दोस्तों ताजमहल, आईफिल टावर, रिलायंस आदि अपार सर्जन शक्ति की उदाहरण हैं। हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद सृष्टि निर्मित कर सकते हैं। सारे विश्व के ऊपर असर, जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो आग भड़क उठी। ताना रेरे ने राग मल्हार गाया तो बारिश होने लगी। सीता मैया ने एक कमांड से धरती फट गई और सिर्फ राम राम लिखने से पत्थर तैरने लगे। कौन सा विज्ञान ये सब की व्याख्या करता है? ये सब अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं। श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घिर आते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर ये देख सकते हैं, वहाँ के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है। वहाँ हमेशा ही हरियाली रहती है। ये श्री श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है। इसका हमारे शरीर के हर भाग पर काबू होता है। क्रिएटिव थिंकिंग, ऑर्डिनरी थिंकिंग चेतन मन से होती है और क्रिएटिव थिंकिंग अवचेतन मन से। दोस्तों वॉल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर, लियोनार्डो दा विंची आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिया है। लियोनार्डो दा विंची को वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एक और कार्य जो हमारे अवचेतन मन के द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य, हेल्थ। जब भी आपसे कोई पूछता है कैसे हो, आप क्या कहते हैं? फाइन। ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है।
जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को स्वयं अच्छे ही सुझाव देते रहें। आप नीचे दिए गए ऑटो सजेशंस बोल सकते हैं, जैसे मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मन पानी में रहे बर्फ़ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वो होता ज़रूर है। चेतन मन हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वो अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही ज़रूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। मन और आत्मा, हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई भी इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जाती है तब उसकी मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है तभी ऐसा होता है। दोस्तों, मतलब जब शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा होती हैं, जब वो क्रियाएं बंद हो जाएं तभी इंसान की मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। मन का स्थान, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मन कोई वस्तु या चीज़ नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकें। सीधे सीधे अर्थों में कहा जाए तो मन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। हमारा चेतन मन का स्थान हमारा ब्रेन, जो कि हमारे सर के अंदर होता है, जबकि हमारे अवचेतन मन हमारे पेट में जठर के पीछे चेतंत्रता की जाली में होता है। उसे हम पेट का मगज, नाभि चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे मन की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड। ब्रेन की 4 तरह की तरंगें होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। सबसे पहले बात करेंगे बीटा अवस्था की। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगें 20 से 24 प्रति मिनट तक चल रही होती हैं। ये पूर्ण जागरूक अवस्था है। अगला है अल्फा अवस्था। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगें 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। अब बात करेंगे थीटा अवस्था की। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगें 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा के अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नज़दीक होते हैं। डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। ये गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है। दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचानी होती है तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हों, और दोस्तों इस अवस्था को अल्फा अवस्था कहते हैं। अब बात करेंगे अल्फा अवस्था का महत्व, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा स्टेट। हमने देखा है कि मन की अल्फा स्टेट का एक विशेष महत्व है। इस अवस्था के कई फायदे हैं, इसलिए दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देने चाहिए।